नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए जो हम रोजमर्रा के जीवन में सुनते हैं। मुझे ही सब कुछ क्यों भुगतना पड़ता है? मैं इतना बदनसीब क्यों हूं? सब लोग बार बार मुझे ही क्यों छेड़ते हैं? क्या मुझे कभी वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं? ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? अब क्या आप पहचान सकते हैं कि इन वाक्यों में कौन सी भावना है? यह है आत्मदया। आत्मदया का क्या अर्थ होता है? शब्दकोश के अनुसार आत्मदया का अर्थ है हमेशा अपनी ही समस्याओं में डूबकर खुद के लिए जरूरत से ज्यादा दुखी होना। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आत्मदया एक व्यक्ति की मनोदशा है जिसमें उसे परिस्थितियां प्रतिकूल प्रतीत होती हैं। इस विचार को हम अपने शब्दों में इस तरह बता सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई परिस्थिति प्रतिकूल है और परिस्थिति को स्वीकारने या उसके अनुकूल बनाने की योग्यता उसमें नहीं होती, तो ऐसी भावना को आत्मदया कहते हैं। आत्मदया एक नकारात्मक भावना है जिसमें कोई व्यक्ति परिस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर जरूरत से ज्यादा बुरी बताता है। ये भावना संयम की कमी दर्शाती है, क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों को महसूस करता है पर वो उतनी वास्तविक नहीं होती। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि शोक और आत्मदया में क्या अंतर होता है। आइए ये जानने के लिए समान परिस्थिति में दो व्यक्तियों की प्रतिक्रिया देखते हैं। चिंतन और मोहन फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भोपाल जा रहे थे। वे जिस बस से जा रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दोनों को गहरी चोट लगी। बस में बैठे कुछ लोग बिल्कुल ठीक थे और कुछ की मौत हो गई। अस्पताल में मोहन और चिंतन अगल बगल के कमरों में थे। उनके दोस्त उनसे मिलने आए और उन्होंने अपने दोस्तों से ये कहा, चिंतन, ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा है कि मैं 3 महीनों तक बिस्तर में पड़ा रहूंगा और फुटबॉल टूर्नामेंट में नहीं जा पाऊंगा। मोहन, पता नहीं मुझे इतने फ्रैक्चर कैसे हुए, जबकि कुछ लोगों को तो खरोच भी नहीं आई। शायद मैं उस टूर्नामेंट में कभी नहीं खेल पाऊंगा। क्या हम इन दोनों कथनों का तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं? दुर्भाग्यवश चिंतन और मोहन दोनों को गहरी चोट लगी और वो टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाए। समान परिस्थिति में हमने देखा कि उन दोनों ने उस दुखद घटना को अलग अलग तरह से महसूस किया। चिंतन ने उस कठोर वास्तविकता का सामना किया और अपने दुख को शालीनता से व्यक्त किया, जबकि मोहन ने नकारात्मक भावना से थोड़ी सी ईर्ष्या जताते हुए अपनी बात कही। उसका रवैया सही नहीं है। दुर्घटना के बारे में सोचते समय उसे सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और जल्द से जल्द उससे उभरने की कोशिश करनी चाहिए। शोक के दरिया में आत्मदया एक भंवर की तरह होती है। साहस के साथ तैरकर उसे पार करना पड़ता है ताकि उस विनाशकारक भंवर में न फंसे। मैं दोहराता हूं, शोक के दरिया में आत्मदया एक भंवर की तरह होती है। साहस के साथ तैरकर उसे पार करना पड़ता है ताकि उस विनाशकारक भंवर में ना फंसें। शोक हमारे जीवन का एक हिस्सा है।
शालीनता के साथ उसे स्वीकारना और आत्मविश्वास के साथ उससे उभारना सराहनीय होता है। शोक का सामना करते वक्त हमें खुद पर थोड़ी दया आ सकती है, पर वो हमेशा के लिए नहीं रहती और इंसान कठोर वास्तविकता का सामना करते हुए आगे बढ़ जाता है। जबकि आत्मदया एक नकारात्मक तरीका है दूसरों की सहानुभूति पाने का। आत्मदया में पीड़ित होने का अभाव है, जबकि दर्द सर्वव्यापी है और उसे पूरी हिम्मत के साथ झेलना चाहिए। हमने आत्मदया की परिभाषा सीखी और शोक व आत्मदया के बीच का अंतर भी जाना। क्या अब हम देखें कि लोग आत्मदया में क्यों डूब जाते हैं? सबसे पहले प्रताप पर ध्यान देते हैं। प्रताप ने काम खत्म करने के बाद अपनी लैब नोटबुक मेज पर रख दी और थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर चला गया। उसका भतीजा वहीं कमरे में खेल रहा था और उसने वो नोटबुक व उसमें बने चित्र देखे। उसे वे चित्र अनोखे लगे और वो उसमें लकीरें और कुछ चित्र बनाने लग गया। प्रताप जब कमरे में आया तो ये देखकर दंग रह गया। वो इस बात से बहुत परेशान था और पूरे दिन अपनी भाभी से इस बारे में बात करता रहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बच्चे की वजह से उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। उस बच्चे को यह नहीं पता था कि वो नोटबुक कितनी महत्वपूर्ण थी और ना ही उसे पता था कि वो गलती कर रहा था। प्रताप को पता था कि घर में एक बच्चा है। अगर उसने वो नोटबुक ध्यानपूर्वक बच्चे की पहुंच से दूर रखी होती तो ऐसा नहीं होता, पर अब तो दुर्घटना घट चुकी थी और बार बार उसके बारे में बात करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। सच तो ये है कि वो अपनी गलती से छुपना चाहता था और उस बात को दोहराकर खुद को दिलासा दे रहा था। हमने सीखा कि आत्मदया क्या है, शोक व आत्मदया के बीच में क्या अंतर है, आत्मदया कैसे व्यक्त की जाती है और उसके कारण क्या है। अब हम आत्मदया के परिणामों के बारे में जानेंगे। पहले एक क्रियाकलाप का समय है। क्या आपको चिंतन और मोहन का किस्सा याद है? अस्पताल के पलंग पर लेटा हुआ मोहन चिंतन के सामने विलाप करता रहता है। पता नहीं मुझे इतने फ्रैक्चर कैसे हुए, जबकि कुछ लोगों को तो खरोच भी नहीं आई। शायद मुझे उस टूर्नामेंट में खेलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। इस तरह विलाप करने के क्या परिणाम होते हैं? आइए अब आत्मदया के परिणामों पर नजर डालते हैं। व्यवहारिक तौर पर देखें तो ये समय और प्रयास की बर्बादी है। इससे शारीरिक और मानसिक शक्ति की बर्बादी होती है। जब हमें पता है कि किसी चीज को बदला नहीं जा सकता तो उसके बारे में सोचने से बेहतर ये नहीं होगा कि हम आगे की सोचें। इससे कड़वाहट और निराशा बढ़ती है। कभी कभी इससे दूसरों को कष्ट पहुंचता है और उन्हें गुस्सा भी आता है। आत्मदया में खोने वाला व्यक्ति से कोई आकर्षित नहीं होता, बल्कि ऐसे लोगों के आसपास हम थकान महसूस करते हैं। जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं वे भी मायूस हो जाते हैं। मदद करने वालों का भी उत्साह कम हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मदया से प्रतिकूल परिस्थिति का हल पहचानने में देर हो जाती है। आत्मदया के परिणाम: समय, प्रयास और शक्ति की बर्बादी, कड़वाहट, निराशा, कायरता, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? जब किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई परिस्थिति प्रतिकूल है और परिस्थिति को स्वीकारने या उसके अनुकूल बनने की योग्यता उसमें नहीं होती, तो ऐसी भावना को आत्मदया कहते हैं। शोक के दरिया में
आत्मदया एक भंवर की तरह होती है। साहस के साथ तैरकर उसे पार करना पड़ता है ताकि उस विनाशकारक भंवर में ना फंसें। आत्मदया से कठोर सच का सामना नहीं करना पड़ता और मन को दिलासा मिलता है। आत्मदया के परिणाम: समय, प्रयास और शक्ति की बर्बादी, कड़वाहट, निराशा, कायरता, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आइए हम आत्मदया के बारे में और सीखते हैं और देखते हैं कि लोग आत्मदया कैसे दर्शाते हैं। चलिए पहले गीता से शुरुआत करते हैं। गीता को सिरदर्द के दौरे पड़ते हैं। जब भी उसका सिरदर्द होता है वो बिस्तर में पैर सिकोड़कर लेट जाती है और शिकायत करने लगती है। एक दिन उसकी बहन जया नृत्य के कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार हो रही थी और जल्दी में थी। गलती से उसके ब्लाउज पर पानी गिर गया और इस्त्री करने के लिए उसे गीता की मदद चाहिए थी। जया ने कहा, चलो भी अब इस तरह हंगामा मत करो और एक बच्चे की तरह शिकायत करना बंद कर दो। गीता ने जवाब दिया, क्या तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है? और वो अपनी मां से जया की शिकायत करने लगी। हमने देखा कि गीता आत्मदया में डूब गई थी और उससे बाहर नहीं निकलना चाहती थी। जया इस व्यवहार के बारे में जानती थी और उसने गीता को सुधारने की कोशिश की। दूसरों का ध्यान खींचने के लिए कई लोग शिकायत करके आत्मदया दर्शाते हैं। हमने ये भी देखा कि गीता ने जया का इरादा समझे बिना मां से उसकी शिकायत की। उसने बच्चों की तरह जया से बात करने से मना कर दिया। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अप्रिय भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करते हैं। आत्मदया में ये बातें शामिल हैं: सहानुभूति या सहायता या ध्यान खींचने के लिए शिकायत करना, दूसरों को दोष देना, विरोध और दुश्मनी। बार बार उस चीज को याद करने की जगह दर्द को स्वीकार करके उसे इस बात को दिमाग से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब मालिनी के बारे में जानते हैं। मालिनी को स्कूल में सब लोग जानते हैं क्योंकि वो प्रश्नोत्तरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पहला इनाम जीतने के लिए सब लोगों ने उसी पर आस लगा रखी थी, पर टाई ब्रेकर बजर राउंड में वो अपने प्रतिद्वंदी से हार गई। इस घटना के बाद वो सबसे दूर रहने लगी। उसने कहा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैंने कुछ सेकंड पहले बजर क्यों नहीं दबाया। उसे उत्साहित करने की सारी कोशिशें नाकाम रही। समस्या ये है कि मालिनी को अपनी पराजय स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है। वो अपने अतीत के बारे में सोचकर इस परिस्थिति का सामना करने की कोशिश कर रही है। कुछ समय के लिए बीती बातें याद करके सोचना कि जरा सी बात की वजह से हार गए, ये स्वाभाविक है, पर लंबे समय तक इस बारे में सोचने से सुकून नहीं मिल सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाई। किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बार बार बात करने से उसे बदला नहीं जा सकता। ये आत्मदया दर्शाने का एक तरीका है। मालिनी ये समझ नहीं पाई कि बात को दोहराने से वो कुछ भी बदल नहीं सकती है। आत्मदया में ये बातें शामिल हैं: बार बार किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बात करना, शैला का काम है सब्जियां काटना,
कल जब वो सब्जियां काट रही थी तो गलती से उसके बाएं हाथ की उंगली कट गई। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, पर वो बार बार कहती रही कि उसे धमकने वाला दर्द हो रहा है। आज वो सब्जियां नहीं काटना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी माँ से कहा, ये दर्द असहनीय है, मैं सब्जियां नहीं काट सकती। आप प्रिया से कह दो कि वो ये काम कर दे। फिर वो सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर दर्द असहनीय है तो तुम टीवी के कार्यक्रम का मजा कैसे ले रही हो? आपको क्या लगता है शैला क्या करेगी? 1. सब्जियां काटने लग जाएगी। 2. सफाई देने के लिए बहाने बनाएगी। 3. उसे अपनी गलती का एहसास होगा। अगर गलतियों का एहसास हो जाना उसके स्वभाव में होता तो अपना काम छोड़कर वो कभी टीवी देखती ही नहीं। अपने दर्द के बारे में भूलकर उसने मां की मदद की होती। वो काफी बड़ी है और इस तरह के दर्द को सह सकती है, पर वो इस मौके का फायदा उठाकर आत्मदया दर्शा रही है ताकि उसे काम न करना पड़े। आत्मदया में ये बातें शामिल हैं: काम न करने के लिए बहाने बनाना। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देंगे। रीमा और वीणा बहनें हैं। रीमा बहुत ही मेहनती है। वो सारे काम व्यवस्थित तरीके से करती है, जिससे उसे संतुष्टि मिलती है। वीणा को मौज मस्ती करना पसंद है। वो अच्छी तरह काम कर सकती है, पर मेहनत करने के लिए खुद को प्रेरित नहीं करती। रीमा काफी समय बाद अपना कमरा साफ कर रही थी और उसे बहुत सारा काम करना था। जब वीणा ने उसकी मदद करते हुए चीजों को अलग तरह से जमाया तो रीमा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर तुम मदद ही करना चाहती हो तो उस तरह काम क्यों नहीं करती जैसे मैं चाहती हूं? अब मुझे ये फिर से करना पड़ेगा। क्या मेरा काम कभी खत्म नहीं होगा? आत्मदया दर्शाने का ये एक और तरीका है। रीमा को परेशानी हो रही है क्योंकि उसका काम करने का तरीका अलग है। जब वीणा ने उसकी मदद की तो उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए, न ही अपनी किस्मत को कोसना चाहिए। ज्यादा परेशानी उसके दृष्टिकोण की वजह से हो रही है। अपनी किस्मत को दोष देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आत्मदया में ये बातें शामिल हैं: मदद लेने से इनकार करना और जो मदद करना चाहे उस पर गुस्सा करना। चलिए अगली परिस्थिति देखते हैं। खाने का समय था। गोविंद का यह काम था कि वो सभी विद्यार्थियों की नोटबुक लेकर जांचने के लिए क्लास टीचर को दे। उसके पैर में मोच आने की वजह से वो लंगड़ा कर चल रहा था। स्टाफ रूम में नोटबुक रखने के लिए उसे दूसरी बिल्डिंग में जाना था। जब वो छोटी क्लास के छात्र मुकेश से मिला तो बढ़ा चढ़ाकर लंगड़ाने लगा और कराहने लगा। जब मुकेश ने पूछा कि क्या मामला है तो उसने कहा, हाय मेरा पाँव बहुत दर्द कर रहा है, ये नोटबुक लेकर मुझे स्टाफ रूम तक जाना है। मुकेश ने दयापूर्ण नजरों से उसे देखा और कहा कि नोटबुक वो उठा लेगा। गोविंद के स्वर से साफ पता चल रहा था कि वो आत्मदया दिखाकर जबरदस्ती मुकेश की सहानुभूति पाना चाहता था। कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि सहानुभूति के सहारे दूसरों से काम करवा सकें। कुछ लोग दूसरों को ग्लानि महसूस करवा कर भी अपना काम निकलवाना चाहते हैं। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आत्मदया में ये बातें शामिल हैं: सहानुभूति, ग्लानि, दया इत्यादि द्वारा दूसरों से अपना काम करवाना।
एक और परिस्थिति देखते हैं। गोपाल बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था। उसने देखा कि एक अनजान व्यक्ति उसके पास आया और उसने कहा कि उसका मोबाइल गुम गया है। वो किसी ज़रूरी काम के लिए अपने घर वालों से बात करना चाहता था। गोपाल ने तुरंत अपना फ़ोन निकाल कर दिया। उसने गोपाल से बस नंबर 12A पर नज़र रखने को कहा। जैसे ही गोपाल ने मुड़कर बस को देखा, वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। गोपाल को ठीक से मालूम नहीं था कि वो आदमी मोटरसाइकिल पर गया या फिर बस में बैठकर। जब गोपाल उस झटके से बाहर आया तो उसे याद आया कि पहले भी एक आदमी ने उसकी जेब काट ली थी। उसने तुरंत सोचा, लोग हमेशा मुझे ही अपना निशाना क्यों बनाते हैं? ये क्या दर्शाता है? एक, दुर्भाग्य को आसानी से स्वीकार करने की गोपाल की योग्यता। 2, जरूरतमंद लोगों की मदद करने की गोपाल की योग्यता। 3, गोपाल की आत्मदया। ये गोपाल की आत्मदया दर्शाता है। हमें सहानुभूति है कि गोपाल के साथ ऐसे हादसे हुए, पर यह उसकी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। उसे अपने तरीके सुधारने चाहिए और दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। भविष्य में उसे ज़्यादा सावधानी से काम करना चाहिए, अपने काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आत्मदया नहीं दर्शानी चाहिए। आत्मदया में ये बातें शामिल हैं: अपने दुर्भाग्य के लिए दूसरों को दोष देना। हमने आत्मदया के अलग अलग लक्षणों के बारे में देखा। अब हम इस बात पर ध्यान देंगे कि आत्मदया से बचा कैसे जा सकता है। इस चित्र को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस चित्र में आपको क्या समझ आ रहा है? अपने दृष्टिकोण के आधार पर आपने इसे तीरों के रूप में या फिर शब्द बिंदु के रूप में देखा होगा। तो एक ही चीज अलग अलग नजरिए से अलग दिखती है। अब अपने सीधे हाथ के अंगूठे को इस तरह उठाइए। अब बाईं आंख को बंद करके अपने अंगूठे को दाहिनी आंख के पास ऐसे लाइए। आपने क्या देखा? आपको केवल अपना अंगूठा बड़े आकार में दिख रहा है ना? अब दाईं आंख को खोले बिना अपने अंगूठे को जितना हो सके उतना दूर ले जाइए, ऐसे। आपने क्या देखा? आपको अंगूठा, उंगलियां और आसपास की चीजें भी दिख रही हैं, है ना? अगर हम अपनी समस्याओं को ज्यादा करीब से देखेंगे तो वे हमें बहुत बड़ी दिखेंगी। हमें लगेगा कि उन्हें हल करना मुश्किल है, पर अगर हम उन्हें खुद से बहुत दूर रखकर देखेंगे तो हमें उनसे उतना डर नहीं लगेगा। तो आत्मदया से बचने के लिए चीजों को अलग नजरिए से देखना चाहिए। आपने यहां क्या देखा? आप में से ज्यादातर लोगों ने एक काला बिंदु देखा, है ना? पीछे का सफेद हिस्सा नजर क्यों नहीं आया? हम चीजों को उसी नजरिए से देखते हैं जिस तरह से हम रोज अन्य चीजों को देखते हैं। हमें गलतियों या धब्बों पर ध्यान देने की आदत होती है। ऐसा करने की जगह हमें सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आत्मदया से बचने के लिए सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। बहुत गर्मी है और प्यास बुझाने के लिए आप एक जूस की दुकान पर संतरे का जूस पीने के लिए रुके हैं। उस दुकान पर सारे जूस खत्म हो गए हैं और केवल अनार का जूस मिल रहा है। आप क्या करेंगे?
क्या आप केवल संतरे का जूस पीना चाहेंगे, या आप अनार का जूस इसलिए नहीं पिएंगे क्योंकि आपने वो कभी नहीं चखा है, या फिर आप अनार का जूस पीकर देखेंगे कि वो पसंद आता है या नहीं? 1. केवल संतरे का जूस पीना चाहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। 2. अनार का जूस नहीं पिएंगे क्योंकि वो आपने कभी चखा ही नहीं। 3. अनार का जूस पीकर देखेंगे कि वो पसंद आता है या नहीं। संतरे के जूस के अलावा और कुछ भी पीने से मना करना या अनार का जूस न चखना, ये आत्मदया दर्शाते हैं, क्योंकि आप नए अवसरों को ठुकरा रहे हैं। अनार के जूस के स्वाद को जानने के लिए उसे पीने से आप एक नए अवसर को स्वीकार करेंगे और आत्मदया से भी बचेंगे। आत्मदया में डूबने से तो केवल परेशानी बढ़ेगी और आपकी प्यास भी नहीं बुझेगी। तो आत्मदया से बचने के लिए जो भी संभव हो वो करके देखना चाहिए। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? आत्मदया में ये बातें शामिल हैं: शिकायत करना, दोष देना, बहाने बनाना, पुरानी बातों को दोहराना, गुस्सा करना, सहानुभूति पाने की उम्मीद रखना, विरोध और दुश्मनी, परिस्थिति से भागना इत्यादि। आत्मदया से बचने के लिए चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए, सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करते हैं। मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी। 5 सेकंड के लिए इसे अच्छी तरह देखिए। कृपया चित्र देखते समय कुछ भी न लिखें। चित्र में कितने वर्ग थे? 9 वर्ग थे। कितने रंगों के वर्ग थे? प्रत्येक रंग के कितने वर्ग थे? 2 रंगों के वर्ग थे। 4 वर्ग नीले थे और 5 वर्ग हरे। जो चित्र केवल 5 सेकंड के लिए दिखाया गया था, उसके बारे में आपने इतने सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए? अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। अब एक चित्र 15 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा। चित्र देखने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप तैयार हैं? अब इन प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, कुल कितने घन थे? दूसरा, कितने स्तंभ थे? तीसरा, पीले रंग के कितने घन थे? चौथा, लाल रंग के कितने घन थे? पांचवा, हरे रंग के कितने घन थे? जिन छात्रों के सारे जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। इस क्रियाकलाप में किस योग्यता का परीक्षण हो रहा था?
सही कहा। यह याददाश्त मतलब कि स्मरण शक्ति को जांच रहा था। स्मरण शक्ति क्या होती है? स्मरण शक्ति का अर्थ है कि हमने जो सीखा हो और हमारे दिमाग में जो बात हो उसे याद करने की योग्यता। दूसरे शब्दों में कहें तो आपने चित्र को बहुत गौर से देखा, दिमाग में उसकी छवि बना ली और जब प्रश्न पूछे गए तो आप बातें याद करके उनका उत्तर दे सके। इसे हम याददाश्त यानी कि स्मरण शक्ति कहते हैं। हम जो भी सीखते हैं वे बातें हमारे दिमाग में संचित हो जाती हैं। उन बातों को याद कर पाने की योग्यता को स्मरण शक्ति कहते हैं। पर तारा को कुछ भी याद नहीं था। जी हाँ, हर व्यक्ति की स्मरण शक्ति अलग अलग होती है। स्मरण शक्ति हमारे लिए जरूरी क्यों है? आइए तारा का उदाहरण लेते हैं। अगर तारा को ठीक से याद रहता कि वह उस लड़की से कब मिली थी, तो हो सकता है कि उन दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो जाता। ऐसी परिस्थितियों में शर्मिंदा होने से बचने के लिए हमें अपनी स्मरण शक्ति को सुधारना चाहिए। जैसे स्मरण शक्ति से अच्छी तरह पढ़ाई करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही स्मरण शक्ति से रिश्ते भी और मजबूत हो सकते हैं। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। आज आपने सुबह के नाश्ते में क्या खाया? आज पहले पीरियड में कौन सा पाठ पढ़ाया गया था? कल आपने कौन से रंग के कपड़े पहने थे? आप इन सब सवालों के जवाब आसानी से दे पाएं। कुछ समय पहले हुई घटनाओं की छोटी मोटी जानकारी को याद रखने की योग्यता को अल्पकालीन स्मरण शक्ति कहते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि दीर्घकालीन स्मरण शक्ति किसे कहते हैं? सही कहा। लंबे समय की जानकारी को याद रखने की क्षमता कुछ दिनों से लेकर कुछ वर्षों की। स्मरण शक्ति के प्रकार: पहला, अल्पकालीन स्मरण शक्ति। दूसरा, दीर्घकालीन स्मरण शक्ति। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको स्क्रीन पर 3 आकृतियां दिखाई जाएंगी। उनसे संबंधित प्रश्न भी दिखाए जाएंगे और उनके जवाब आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है? पहला, इस चिन्ह को पहचानिए। दूसरा, यह इमारत कहां है? मैं खाना बना सकता हूँ। मैं सीटी बजा सकता हूँ, पर मैं बात नहीं कर सकता। मैं कौन हूं? जिन विद्यार्थियों के सारे जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। सही जवाब है, वह चिन्ह LIC का है। वह इमारत आगरा में है। एक प्रेशर कुकर खाना बना सकता है, सीटी बजा सकता है, पर बात नहीं कर सकता। आप किस चीज की मदद से इन सवालों के सही जवाब दे पाएं? हम जिन चीजों को अक्सर देखते हैं वे हमारे दिमाग में दर्ज हो जाती हैं। वे आसानी से हमें याद भी आ जाती हैं। हम जिसे सामान्य ज्ञान कहते हैं वह दरअसल सिमेंटिक स्मरण शक्ति का एक हिस्सा होता है। सिमेंटिक स्मरण शक्ति वह होती है जिसमें हम शब्दों, चिन्हों और इस तरह की अन्य जानकारी को दर्ज करके याद कर लेते हैं। यह किसी विशिष्ट घटना या अनुभव से संबंधित नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब मैं आपसे हरे रंग से संबंधित शब्द बताने को कहूं तो आपके दिमाग में पत्ते, घास, खेत, सब्जियों जैसे शब्द आते हैं। यह हमारी दीर्घकालीन स्मरण शक्ति का एक हिस्सा है।
इसमें वे सारे विचार, अर्थ और अवधारणाएं हैं जो हमने अब तक सीखे हैं। हम कई किस्म की स्मरण शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। सिमेंटिक स्मरण शक्ति इनमें से एक है। ऐसे अनुभव हमें हमेशा याद रहते हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत होते हैं। प्रासंगिक स्मरण शक्ति हमें उन घटनाओं को याद रखने में मदद करती है जो हमारे लिए बहुत व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत होने की वजह से ऐसी घटनाएं हमारे स्मरण शक्ति पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें बहुत ही स्पष्ट रूप से याद कर पाते हैं। मैं कुछ सेकंड के लिए किसी गीत की पहली पंक्ति बजाऊंगी और फिर आपको उस गीत की दूसरी पंक्ति गाकर सुनानी है। इसी तरह मैं एक कहावत की पहली पंक्ति बोलूंगी और आपको उसकी दूसरी पंक्ति बतानी है। तैयार है? जिसकी लाठी यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, है ना? क्यों? क्योंकि कुछ प्रकार की स्मरण शक्तियों में किसी सतर्कता या जागरूकता की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, हम ब्रश करना और नहाना जैसे काम ज्यादा सोचे समझे बिना करते हैं। उसी तरह शब्दों को पूरा करना, अंताक्षरी खेलना इत्यादि हमारी सहज स्मरण शक्ति का हिस्सा होते हैं। इस स्मरण शक्ति से हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमें अपनी चीजों के आसपास अच्छा क्यों महसूस होता है। हम जिस तरह से अपनी चीजों को जमा कर रखते हैं या फिर जिस तरह से बूढ़े और विकलांग व्यक्ति अपने तरीके से रखी हुई चीजों को देखकर अपनापन महसूस करते हैं, या अपनापन और आराम का ऐसा हमें सहज स्मरण शक्ति से होता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें बहुत सतर्कता या जागरूकता की आवश्यकता होती है, जैसे कि 1 साल पहले हुई किसी घटना को याद करना या फिर परीक्षा का पर्चा लिखना इत्यादि। इस तरह की स्मरण शक्ति को जागृत स्मरण शक्ति कहते हैं। अब आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप करने का समय हो गया है। हम जो भी सीखते हैं वे बातें हमारे दिमाग में संचित हो जाती हैं। उन बातों को याद कर पाने की योग्यता को स्मरण शक्ति कहते हैं। स्मरण शक्ति 2 प्रकार की होती है: अल्पकालीन स्मरण शक्ति, दीर्घकालीन स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति की किस्में: सिमेंटिक स्मरण शक्ति, प्रासंगिक स्मरण शक्ति, सहज स्मरण शक्ति, जागृत स्मरण शक्ति। क्या अब हम उन तरीकों के बारे में जानें जिनसे हम अपनी स्मरण शक्ति को तेज कर सकते हैं? शायद आपको कारक विभक्ति के बारे में यह कविता याद होगी। कम से कम इसके पहले 2 वाक्य तो आपको याद होंगे ही। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनको याद रखने के लिए एक पद की रचना की गई। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है, अधिकरण नादिक में मान, संबोधन अरे है हो, मित्र
धरऊ यह ध्यान। के द्वारा हमें कारक की सारी विभक्तियां और उनके चिन्ह याद हो जाते हैं। जटिल चीजों को याद करने का यह एक आसान तरीका है। स्मरण शक्ति को सुधारने या विकसित करने के इस तरीके को निमोनिक्स कहा जाता है। किसी भी जानकारी को याद रखने के लिए हम निमोनिक्स का इस्तेमाल कई तरीकों से करते हैं। जब हम किसी जानकारी को कविता के रूप में गाकर याद करते हैं तो हमें सारी बातें आसानी से याद हो जाती हैं। यह निमोनिक इस्तेमाल करने का एक तरीका है। हम किसी गीत का अंतरा आसानी से याद कर लेते हैं, पर कोई अनुच्छेद याद करने में हमें काफी समय लग सकता है। इससे पता चलता है कि निमोनिक कितने असरदार होते हैं। यही कारण है कि टिम टिम तारे के कक्षा 7 और 8 के सत्रों में गीतों का प्रयोग किया जाता है। आइए इस उदाहरण को देखते हैं। श्वसन क्रियाविधि। अंतः श्वसन में वायु को नथुनों से अंदर लेकर नासा गुहा में भेजो। श्वसन नली से ले जाकर इसको फेफड़ों को दे दो। उच्छ्वसन के समय वायु को फेफड़ों से बाहर धकेल दो। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे ही रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल करते रहें। जटिल चीजों को याद रखने के लिए यह एक अच्छा तरीका है। आइए हम कुछ खेल खेलकर दूसरे तरीकों के बारे में जानते हैं। मैं 1 मिनट के लिए आपको 10 चीजें दिखाऊंगी। मैं चाहती हूं कि आप इन चीजों को ठीक से देखें, फिर याद करके इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखें। आपको यह काम खुद करना है और किसी से इस बारे में बात नहीं करनी है। क्या आप उन चीजों को इस तरह से जोड़ सकते हैं? मुरली ने रस्सी उठाई और वह रसोई की तरफ गया। उसने घड़ी की तरफ देखा तो उसे याद आया कि उसने दवा नहीं ली है, इसलिए उसने एक चम्मच लिया और दवा की बोतल निकाली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने देखा कि एक आदमी खड़ा था जिसने कुर्ता पहना था और चश्मा लगाया हुआ था। उसने बताया कि वह पड़ोस में रहने आया और उसे पानी भरने के लिए एक बाल्टी की जरूरत है। तभी उसे याद आया कि जब वह अपनी कार धोने गया था तो बाल्टी वहीं भूल आया था। उसने पड़ोसी को बाल्टी दी और कुर्सी पर बैठकर टीवी देखने लगा। हमने देखा कि एक कहानी के माध्यम से सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ गई हैं। इसलिए अब उन चीजों के नाम याद रखना आसान हो गया है। जब हमने चीजों के बीच में एक संबंध स्थापित कर दिया तो उन चीजों के नामों को याद करना आसान हो गया, है ना? तो अपनी स्मरण शक्ति को मजबूत बनाने का यह भी एक तरीका है। ऐसा करने से
हमें चीजों के नाम अपने दिमाग में दर्ज करने में और फिर उन्हें याद करने में आसानी होती है। इसी तरह जगहों के नाम याद करने का एक और तरीका भी है। अगर आपको राजस्थान के कुछ पर्यटक स्थानों के नाम याद करने हो जिनमें पुर आता है, तो आप यह तरीका अपना सकते हैं। उदय और जय जोधा से मिलने गए, पर वह घर पर नहीं थी, इसलिए वे रणक और भरत के घर चले गए। ऐसा वाक्य बनाने से हम इन शहरों के नाम याद कर सकते हैं: उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, रणकपुर और भरतपुर। आइए अब एक और तकनीक सीखते हैं। हमने देखा कि कुछ अलग अलग चीजों को एक दूसरे से जोड़कर उन्हें कैसे याद किया जा सकता है। इसी तरह अगर कुछ चीजों को एक क्रम में याद करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? आइए देखते हैं। अंग्रेजी में इंद्रधनुष के रंगों के नाम इस प्रकार होते हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आपको शायद यह शब्द पता होगा, विबग्योर, या अंग्रेजी में इंद्रधनुष के रंगों के नाम दर्शाता है। यहां पर किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? जी हां, हमने एक एक्रोनिम तैयार किया है। एक्रोनिम का अर्थ है एक शब्द जिसे किसी शब्दों की सूची के पहले अक्षरों से बनाया गया हो। जब कुछ शब्दों को क्रम में याद रखना हो तो हम उन शब्दों के पहले अक्षरों से एक एक्रोनिम बना सकते हैं। अब आपको एक और तकनीक के बारे में बताते हैं। My very efficient mother just served us noodles। शायद आप में से कुछ लोग इस रचना से परिचित होंगे। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह के पहले अक्षर का संकेत देता है। अंग्रेजी में ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हमने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया उसे एक्रोस्टिक्स कहते हैं। यह एक तरीका है जिसमें एक वाक्य या कविता बनाई जा सकती है। इसमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर एक संकेत देता है कि आपको कौन सा शब्द याद रखना है। उदाहरण के लिए, अगर हम हिंदी में ग्रहों के नाम याद करने के लिए एक वाक्य बनाना चाहें तो वह कुछ इस प्रकार हो सकता है: बुध, शुक्र, पतले मंगल, बड़ा शरबती यूरेनस नेता। इससे हम इन ग्रहों के नाम याद कर सकते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। हमने सीखा कि संगीत, एक्रोनिम्स और एक्रोस्टिक्स द्वारा चीजें याद रखी जा सकती हैं। इसी तरह हम लक्षणों या विशेषताओं के आधार पर भी बातें याद रख सकते हैं। कई बार हम कुछ चीजों के नाम याद नहीं रख पाते। नाम याद रखने का एक तरीका है उस चीज को किसी विशेषता या किसी क्रिया से जोड़ देना। कोई वास्तविक या फिर काल्पनिक कड़ी के द्वारा हम चीजों को अच्छी तरह याद रख सकते हैं। जब हम कोई काम व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। अब हम एक और तकनीक के बारे में जानेंगे जो हमें कई तरीकों से मदद करेगी। इसे माइंड मैपिंग कहा जाता है। ब्रिटेन के लेखक टोनी बुजान ने इसे
प्रचलित किया था। इस तकनीक में जानकारी को चित्रात्मक तरीके से लिखा जाता है ताकि उसे एक मुख्य अवधारणा के साथ व्यवस्थित तरीके से जोड़ा जा सके। जब जानकारी चित्रात्मक तरीके से लिखी होती है और उसे कड़ियों द्वारा एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो उसे समझने और फिर याद करने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए इस सत्र में हमने स्मरण शक्ति की परिभाषा, उसका महत्व, उसके प्रकार, उसकी किस्में और कुछ तरीकों इत्यादि के बारे में सीखा। अगर हम इसका माइंड मैप बनाएं तो बाद में इस जानकारी को याद करना आसान हो जाएगा। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? लोग संचार के जिन तरीकों और साधनों का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप उनका माइंड मैप बना सकते हैं? क्या आपके माइंड मैप में वे सब चीजें हैं जो इस माइंड मैप में दी गई हैं? इन 6 तकनीकों के अलावा एक और तकनीक है जिसे हम सीखी हुई बातें याद कर सकते हैं। अगर चीजों को एक से ज्यादा बार दूसरे शब्दों में याद किया जाए तो इससे वे बातें हमारे दिमाग में अच्छी तरह दर्ज हो जाती और हम उन्हें ठीक से याद कर पाते हैं। पर यह काम हमें सतर्कता से करना चाहिए, बार बार किताब में देखकर नहीं। जानकारी को जोर से पढ़ें, उसे दोहराएं, फिर उसे लिखें और उसके बाद उसे दूसरे शब्दों में लिखें। ऐसा करने से हम उसे अच्छी तरह याद कर पाएंगे। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर हम चीजों को सीखने और समझने की कोशिश करें तो हमारी स्मरण शक्ति और अच्छी हो सकती है। अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप करेंगे। हम जो भी सीखते हैं वे बातें हमारे दिमाग में संचित हो जाती हैं। उन बातों को याद कर पाने की योग्यता को स्मरण शक्ति कहते हैं। निमोनिक्स, याद रखने के तरीके या तकनीक। जानकारी के लिए कोई धुन या कविता बनाना, कहानी बनाना या चीजों को एक दूसरे से जोड़ना। एक्रोनिम्स बनाना, एक्रोस्टिक्स बनाना, नाम और चेहरे को किसी विशेषता के साथ जोड़ना। माइंड मैप्स का इस्तेमाल करना, दोहराना, लिखना, अभ्यास करना।